कुछ टर्म्स होते हैं 2D NMR में। तो पल्स एंगल, उससे पहले ना एक चीज़ समझिए, हम ना इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे, जो हमने अब तक पढ़ा था ना वो 1D NMR था, जिसमें हम एक ही उसके अंदर कई सारे सिग्नल्स को स्टडी करते हैं, एक ही 1D में, मतलब 1 डायमेंशनल स्टडी होती है। लेकिन जहाँ हम 2 डायमेंशनल मतलब 2 बार की ऐसे मॉलिक्यूल्स को हमें स्टडी करना हो जो बहुत हैवी हैं, जिन्हें पढ़ना मुश्किल होता है 1D में, जिनके काफ़ी सारे एक ही उसमें काफ़ी सारे सिग्नल्स आते रहते हैं, तो वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है 1D NMR में। दैट्स वाई हम 2D को पढ़ते हैं। तो और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें हम 1D को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम 2D पढ़ते हैं। तो क्योंकि 1D NMR में ना बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के जो पीक्स होते हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं, जैसे मैंने बताया, इसीलिए भी हम उसको नहीं पढ़ पाते और 1D NMR को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके क्वांटम कोहेरेंस कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इसलिए जो कि 1D में पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए हम इसको 2D में पढ़ते हैं। हाँ भैया, हाँ भैया पढ़ लो भैया। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि हम कई सारे सेक्शंस इसमें ले सकते हैं। NMR भी ले सकते हैं, कार्बन NMR भी ले सकते हैं, फ्लोरीन का NMR भी ले सकते हैं इसमें, और फॉस्फोरस का भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको स्टडी किया जा सकता है। लेकिन अब क्या है, जब इनके साथ के रिलेशन स्टडी करते हैं तो वो कोरिलेशन में आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि 1D NMR की 3 स्टेजेस होती हैं। हमें जैसे पता है कि 1D NMR की 3 स्टेजेस होती हैं। पहले वो प्रिपरेशन होता है, ठीक है, उसके बाद उसको सिंगल पल्स स्टेटमेंट में, मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स में दिखाते हैं। फिर उसके बाद उसके कर्व्स बनते हैं। ये तो हो गया बात 1D NMR में। लेकिन जब हम बात करते हैं 2D NMR में, तो 2D NMR में क्या होता है, तो 2D NMR में होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन। जो भी हमें मॉलिक्यूल को देखना है एज उसका स्पेक्ट्रो निकालना है, तो सबसे पहले उसको प्रिपरेशन करेंगे। देन उसका RF पल्स निकलता है, ठीक है, RF पल्स निकलता है जो कि अराउंड 90 डिग्री के अराउंड देता है स्पिन सिस्टम, और मतलब स्पिन सिस्टम देता है, ठीक है, 90 डिग्री के अराउंड ये आपको स्पिन सिस्टम देगा। स्पिन मतलब बदलेगा, और इसका न्यूक्लियाई जो है वो अलाउड करेगा कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में जाए, ठीक है। जो इसका न्यूक्लियाई होगा वो अलाउ करेगा कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये हो गया RF पल्स आफ्टर प्रिपरेशन। देन बात आती है इसका इवोल्यूशन पीरियड। इवोल्यूशन पीरियड में क्या होगा समझना, इसके बाद इवोल्यूशन पीरियड आता है जिसको हम T1 बोलते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन पीरियड में हमारा जो T1 है वो बदल कर क्या करता है, उसको एम्पलीट्यूड में उसके जो इवोल्यूशन मतलब यहाँ से देखो, जैसे ये है, यहाँ से सिग्नल शुरू हुए और उसके बाद फिर धीरे 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 चलता जा रहा है, चलते जा रहे हैं सिग्नल्स, है ना, इस टाइप के। यहाँ से ये टाइम पीरियड क्या था, इवोल्यूशनरी पीरियड था। अब यहाँ से पीक जनरेट होने लग गए, तो ये कौन सा पीरियड हो गया आपका, ये T2 पीरियड हो गया, ठीक है। ये T1 पीरियड था, यहाँ पे T2 पीरियड हो गया, जिसमें क्या है, आपकी एक्विजिशन हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, तो इसको हम T2 बोलेंगे, ठीक है। जो फिक्स टाइम में, मतलब किसी दिए हुए समय में ही आपको नज़र आते हैं, जिसमें आपको FID की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, फिक्स्ड डायमेंशंस वगैरह की ज़रूरत होती है। और फिर उसके बाद जाकर आपको इसमें 2D नज़र आता है, मतलब 2D NMR स्पेक्ट्रम नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे इसके आगे। ये तो हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम 2D NMR को कैसे कैसे स्टडी करते हैं। ध्यान रखना, जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि 2D NMR में हम
हम दो चीज़ों को भी स्टडी कर सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का पेयर होता है, कार्बन और किसी दूसरे मतलब प्रोटॉन के साथ हो गया। कार्बन यहाँ पे ये प्रोटॉन्स हो गए, प्रोटॉन प्रोटॉन्स का रिलेशन पढ़ते हैं, इन कार्बन हाइड्रोजन का रिलेशन किया पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और तो जो सेम वाले होते हैं उन्हें होमो बोलते हैं, और जो डिफरेंट वाले होते हैं उसे हेट्रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी बेसिक सी याद रहेगी तो याद रहेगा कि करना क्या है हमें। तो सबसे पहले ना समझना आगे क्या है। तो ये तो हो गया अभी इंट्रोडक्शन पेपर आपका। इसके बाद आते हैं कुछ छोटी छोटी बातें। पल्स एंगल्स, पल्स एंगल कुछ नहीं है, इसे हम नेट मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हमारे जो 1D के एक्सेस होते हैं वो एक तो होता है वाई एक्स एक्सेस, सपोज दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस। अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये जेड हो गया, और जो जेड वाला पार्ट है इसी के ऊपर आपका एम नॉट मतलब ये पल्स एंगल देखने को मिलता है। ये जो पल्स एंगल है ये आपका जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, इसीलिए दूसरा, इसीलिए पल्स एंगल यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री। अगर यहाँ पे जेड एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पर एक्स एक्सिस अगर इस तरह है और आपका जो एम नॉट है उसकी डायरेक्शन इधर की साइड है, तो एंगल कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। मीन्स टू से कि जो पल्स एंगल है वो आपका कितना है 45 डिग्री। इसी तरह से अगर सपोज करो और भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन नज़र आए तो वो भी आपका क्या होगा पल्स एंगल होगा, ठीक है। जब हम किसी, क्योंकि हम यहाँ पर 2D NMR की पढ़ रहे हैं इसीलिए हमें इस तरह के ग्राफ्स को भी स्टडी करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब बात आती है कुछ पल्स विड्थ और पल्स डिले, इसमें कुछ इतना खास है नहीं, मेन सीधा पहुँचते हैं हम एक्सपेरिमेंट कौन कौन से टेक्निक्स आते हैं इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्निक्स पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे टेक्निक जो है 2D NMR में वो है जे रिजॉल्व्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एक तो जे रिजॉल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, एक होता है आपका कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट में आता है आपका नॉइसी। तो जे रिजॉल्व में भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, एक होमो और एक हेट्रो, ठीक है। जो होमो है उसमें हम प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के मतलब सेम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, लेकिन हेट्रो वाले में डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस को स्टडी करता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो इसमें भी होमो और हेट्रो आ जाते हैं। होमो और हेट्रो, ठीक है। तो होमो वाले में इस बार इसका जो होमो है उसका होमो जो है वो भी दो कैटेगराइज में डिवाइड है, एक कॉसी और एक आपका 2D टेक्निक, 2D इनएडिक्वेट, ठीक है। और हेट्रो वाले को हम नॉर्मली इस वहीं से डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इनकी टेक्निक्स अलग अलग होती है, इनके अलग अलग ग्राफ्स दिखते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जे रिजॉल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी को, ठीक है। फिर उसके बाद कोरिलेशन एंड देन नॉइसी। हमारे इसमें तो यही टेक्निक्स दे रखी है, वैसे तो और भी बहुत सारी होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जे रिजॉल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी को। देखो जे रिजॉल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जे रिजॉल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें सबसे पहला तो है आपका होमो, जिसे होमो 2D जे कह सकते हैं एक को, और एक होता है आपका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, और इसका सेकंड पार्ट है आपका हेट्रो, जिसे हेटीरो 2D जे कह सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ी बात डिफरेंस समझोगे तो याद ज़्यादा रहेगा।
तो जे रिजॉल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, सबसे बड़ी बात जे रिजॉल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक तो हम केमिकल शिफ्ट को ध्यान रखते हैं और एक जे कपलिंग। ठीक है, केमिकल शिफ्ट को पता है, आपका सिंबल होता है डेल्टा सा और जे का होता है जे, जे कपलिंग का होता है जे और केमिकल शिफ्ट का होता है डेल्टा। ठीक है, तो इससे ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो होमो 2DJ है, ठीक है, इसको अगर हम आगे बात करें तो जो होमो 2DJ होता है इसमें जो इंटरेक्शन होते हैं वो प्रोटोन प्रोटोन के होते हैं। इंटरेक्शन ऑफ प्रोटोन्स मीन्स टू से हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिलेशन हो सकता है। फिर उसके बाद इसमें जो केमिकल शिफ्ट है वो आपको देखो, हमारी जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने देखी थी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्स जेड एक्स, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हम एक्सिस देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक ही एक्सिस पे दोनों हाइड्रोजन का शो कर जाएगा। ठीक है, तो हमें वाई और जेड की कोई नीड ही नहीं है ना, इसीलिए कहा जाता है कि जो होमो वाले होते हैं उनमें सिर्फ एक ही एक्सिस पे नज़र आते हैं। जैसे कि इसका जो एक्सिस होगा ना वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस शो करेगा सिर्फ, तो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर शो करता है, ठीक है, ओनली केमिकल शिफ्ट मीन्स टू से डेल्टा, नॉट जे कपलिंग। ठीक है, इसका जे कपलिंग नहीं दिखता है। और सबसे बड़ा इसका जे रिजॉल्व, मतलब ये कह सकते हैं जे आपका इसका नहीं दिखता है। ठीक है, और क्योंकि वो उसका प्रोटोन के साथ ही वर्टिकल एक्सेस पर ही दिख जाता है। ओके, और दूसरी बात, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इसके। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर डबलेट्स डॉट्स नज़र आ रहे हैं, डबलेट नज़र देखने आपको किसी जो गिवन कंपाउंड है उसके अंदर डबलेट्स ऐसे नज़र आएंगे, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर उसके अंदर 2 कॉन्टोर स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं तो वो डबलेट है। ठीक है, अगर उसके अंदर ट्रिपलेट देखने हैं आपको, तो ट्रिपलेट के लिए आपको 3 नज़र आने चाहिए ये, और अगर क्वार्टेट देखने हैं तो क्वार्टेट के लिए 4 नज़र आने चाहिए। ठीक है, और अगर पेंटेड पेंटेड मतलब 5 देखने हैं तो वो 5 नज़र आएंगे। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझना। सपोज देयर इज़ अ फिगर ऑफ अ टेबल, मतलब मैंने एक तरह की वो लिया है यहाँ पे ग्राफ साइड, यहाँ पे इसके सिग्नल्स जो हैं वो कुछ इस तरह नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और एक बार इसके सिग्नल इधर आ गए, कुछ भी हो सकता है, एनी सिग्नल। ठीक है, तो इस वाले पार्ट के सिग्नल हो गए, इस वाले के स्पॉट्स हो गए 1 2 3 और 4। ये स्पॉट्स आपके कितने हैं, 4। इसी 4 वाले के कितना है, क्वार्टेट सिग्नल, तो इस वाले का कितना सिग्नल हो गए, क्वार्टेट हो गए। ठीक है, इस तरह से दिखता है। अब इस वाले सिग्नल की बात करें तो इसके सिग्नल के कितने स्पॉट्स नजर आएंगे, सपोज 1 2 3 स्पॉट्स हैं, दैट मीन्स ये वाला आपका क्या हो गया, ट्रिपलेट, क्योंकि हमें ट्रिपलेट के कितने होते हैं, 3 काउंटर स्पॉट्स होते हैं। फिर ये हो गया आपका इसका, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि ये एक ही एक्सिस पे नज़र आ रहा है, इधर कुछ नहीं है इधर कुछ नहीं है। ठीक है, मीन्स टू से कि हमारा सिर्फ एक ही एक्सिस नज़र आ रहा है। तो वही हो गया बात कि यहाँ पर इस होमो वाले के लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस नज़र आता है, ना कि जेड वाला। जेड मीन्स टू से कि कोई अलग से नहीं है। बट हेट्रो की बात करें तो हेट्रो में एक एक्स्ट्रा एक्सिस आ जाता है यहाँ पे, तो अब हेट्रो को समझना। तो अब बात करते हैं हम हेट्रो वाले की, हेट्रो 2DJ। देखिए, हेट्रो 2DJ में क्या होता है, यहाँ पे कपलिंग जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की कपलिंग दिखाते हैं, कपलिंग इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो अगर हम इसके वही 2D में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बात ये है कि इसका जो केमिकल शिफ्ट है मीन्स टू से डेल्टा, केमिकल शिफ्ट जो है इसकी मीन्स टू से डेल्टा, वो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नज़र आता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नज़र आता है,
और जो जे कपलिंग है, ठीक है, जो जे कपलिंग है हाइड्रोजन और कार्बन की, वो आपको वर्टिकल एक्सिस पे नज़र आती है। ये चीज़ उसमें नहीं थी, होमो में नहीं थी, ठीक है। बट इसके भी कुछ केसेस ये हैं कि इसका जो डबल शो करेगा, वो शो करेगा 2 कॉन्टोर्स में, वही सेम चीज़। इसका जो ट्रिपलेट होगा वो भी आपका किस में शो करेगा, 3 कॉन्टोर्स में, ठीक है। और इसका जो क्वार्टेट होगा वो भी आपका 4 कॉन्टोर्स में शो कर जाएगा। तो अगर बात करें इसकी, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसके स्पॉट्स को देखते हैं। बस इसके स्पॉट्स को देखने के लिए आप जैसे सपोज कीजिए कि ये बनाया मैंने एक इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पे भी आपको सिग्नल्स नज़र आते हैं, ठीक है। इस टाइप से सिग्नल नज़र आए और इस टाइप से सिग्नल नज़र आए। तो यहाँ पे भी सिग्नल आपको कुछ 3 कॉन्ट्रोस नज़र आए, इसके भी 3-4 कॉन्ट्रोस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो इसी के यही चीज़ जो है, यही आपके क्या है, कॉन्टोर्स है। और इन्हीं कॉन्टोर्स के हिसाब से आप बताओगे कि वो डबलेट है, ट्रिपलेट है या क्वार्टेट है। ये हो गया आपका हेट्रो, ठीक है। हेट्रो हो गया हमारा, होमो हो गया। तो हमने कवर अप कर लिए 2 चीज़, इसका हेट्रो और होमो हेट्रो दोनों हो गया। अब बात आती है कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो अब बात करते हैं कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो ध्यान से देखिएगा, अब आती है बात कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक तो कॉसी था, बस ये हमारे इसमें तो कॉसी पढ़ा रहे हैं और कुछ तो नहीं पढ़ा रहे। तो कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हेट्रोकॉसी भी है इसी का। कॉसी के अंदर एक होमोकॉसी है और एक हेट्रोकॉसी है, वही सेम चीज़ है, बस डिफरेंस ये है कि टेक्निक्स अलग अलग होती है थोड़ी सी इनकी। तो कॉसी के अंदर, होमोकॉसी की अगर हम बात करें, तो ये वाला भी आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ही रिलेशन, कनेक्टिविटी दिखाता है। क्या दिखाता है, कनेक्टिविटीज़ दिखाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन्स की किसी भी मॉलिक्यूल में, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो ये कनेक्टेड होते हैं कार्बन से ना। तो ये जो है इनडायरेक्ट मेथड दिखाया है इसका, मतलब ये जो कॉसी है ना, कॉसी, ये इनडायरेक्ट मेथड दिखाता है जो प्रोटॉन प्रोटॉन का कपलिंग इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट मेथड है जो उस प्रोटॉन प्रोटॉन के कपलिंग इंटरेक्शन पर डिपेंड होता है। और यहाँ पे ये जो टेक्निक है, ये आपका प्रोटॉन के बीच का जो कोरिलेशन है उसको दिखाता है, उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। जो प्रोटॉन प्रोटॉन का जो रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन है, उसको भी रिकॉर्ड करता है 2 डायमेंशन में, ठीक है। 2D में दिखा रहा है, 2D डायमेंशन में दिखाता है, ठीक है। तो इसमें आपकी क्या होता है, ये भी ध्यान देना। अगर हम बात करें होमो की, तो होमो में आपके डायगनल्स पे दिखाता है सिग्नल्स, ऑफ डायगनल्स भी होते हैं कुछ, ओके। और जो जैसे सपोज कीजिए कि मैंने एक पिक्चर बनाई इस टाइप से कि तुम्हें समझ में आएगा, इस टाइप से कुछ मैंने शो किया। ये सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, ये जो शो करता है, ये डायगोनल इस तरह से शो करता है। कब, अगर इनके जो पॉइंट्स हैं वो भी आपके इन्हीं पर नज़र आए। अगर ये पॉइंट कॉन्टोर का इधर भी इधर भी इधर भी इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये इस टाइप से जो दिखता है, ठीक है, ये आपके होते हैं, ये तो होता है डायगोनल, और ये होते हैं आपके ऑफ डायगोनल्स। ऐसे आपकी बुक में भी दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ रिलेशन है इसका। ये वाला जो दिखा रखा है ना, ये इसका है, नाम है इसका 1 क्लोरो
प्रोपेन, इसके सिग्नल्स दिखा रखे हैं आपके ऐसे, 3 सिग्नल्स आए थे, 3 कार्बन है ना, CH3, CH2 और CH2 और Cl, 3 कार्बन के 3 डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स हैं, इधर के और इधर के। ओके, तो इसके बाद बात आती है हमारी, ये कॉसी हो गया, कॉसी के अंदर हमारे ऑफ सिग्नल्स हो गया। तो थोड़ी सी बात और है इस होमो के अंदर कि जो कॉसी है एक बहुत ही मोस्ट यूज़फुल टेक्निक है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, 2D टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। बट इसी के अगर अपोजिट बोलूँ कि कौन सी टेक्निक जो है जो मोस्ट यूज़फुल नहीं है, वो है आपका इनएडिक्वेट वाला, जो आप पढ़ने वाले हो आगे। इनएडिक्वेट वाला सबसे लास्ट में, अगर किसी भी टेक्निक से नहीं निकल रहा तब हम इनएडिक्वेट यूज़ करते हैं। चलो उसके बाद में तो बाद में बात करेंगे, अभी हम कोसी की बात कर रहे हैं। तो कोसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है। क्यों? क्योंकि इसमें पल्स सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो उसी पल्स सीक्वेंसेस के बिहाफ पर हम थोड़ा सा जज करते हैं इसको। ठीक है, कैसे देखिएगा। सपोज़ कीजिए कि आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं किसी भी स्पेक्ट्रम को टेस्ट करने के लिए। प्रिपरेशन के बाद क्या हुआ, 90 डिग्री एंगल पर उसका जो पल्स है वो एक्साइट हुआ, पल्स जो है वो एक्साइटिंग हुआ। पल्स एक्साइटिंग होने के बाद उसमें क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वो आगे बढ़ने की कोशिश की। मीन्स टू से कि हमने एक मॉलिक्यूल को टेस्ट किया किसी स्पेक्ट्रा के अंदर, उसने अपना एक रोल दिखाना शुरू किया इस टाइप से। ये टाइम पीरियड आपका इवोल्यूशन पीरियड होता है, जिसे T1 कहता है। और उसके बाद जब आपने उसको सिग्नल्स पास करने शुरू करे तो यहाँ पर वो क्या हो रहा है, ये पल्स होने लग गया, ये आगे बढ़ने लग गया। पल्स होने के बाद यहाँ पर अभी थोड़ा ब्रेक लेगा और उसके बाद आगे जाके ये थोड़ा सा और बढ़ने लगेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि जिसके लास्ट में जो ये टाइम बढ़ रहा था ना, लास्ट में जो ये होने के बाद बढ़ता चला जा रहा था ना, तो ये वाला पीरियड जो था वो आपका एक्विजिशन पीरियड होता है ना, एक्विजिशन पीरियड होता है। तो इवोल्यूशन के बाद क्या आया, यहाँ पे भी 90 डिग्री पर ही रोटेट किया गया था, ये भी आपका पल्स है, यहाँ पे भी आपने पल्स दिया था इससे पहले ये वाले पार्ट पर, यहाँ पे। और इसके बाद ये डायरेक्ट फिर क्या होता रहा, एक्विजिशन होता रहा, जहाँ पे आप डिटेक्शन करते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गए पल्स सीक्वेंसेस, किसमें, कॉसी में। सबसे ज़्यादा यूज़फुल यही टेक्निक है, इसी को ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पेपर में भी यही ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि प्रोपेनाइल क्लोराइड में 3 टाइप के प्रोटॉन्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रोपाइल क्लोराइड के अंदर 3 टाइप के प्रोटॉन्स होते हैं, एक हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, जो जिसके अंदर आपको 3 डायगोनल लाइन नज़र आती हैं, और वही डायगोनल लाइंस के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था अभी, ये यहाँ पे एक सिग्नल दिखाया, फिर एक सिग्नल यहाँ पे कोई दिखाया, यहाँ पे कोई सिग्नल दिखाया। तो यहाँ पे जो सिग्नल्स दिखा रहे थे, इस वाले सिग्नल के कितने कॉन्टोर हैं, 1 2, इसके हैं 1 2, ठीक है, इसके भी 1 2 3 ऐसे कुछ थे, और इसके ना डायगोनल बन रहा था। फिर डायगोनल से हम क्या बना रहे थे, टाइप का रेक्टेंगुलर बना रहे थे। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे था इसका, एक यहाँ पे था, और फिर यहाँ से ये डब्बा एक और बन रहा था। मतलब वही ऑल अबाउट की कॉन्टोर से हमारे क्या बन रहे हैं, डायगोनल्स लाइन बन रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉसी। इसके बारे में और पहले बताऊं तो ये डायगोनल्स की जो लाइन है यही आपकी परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पे, और ये कॉन्टोर स्पॉट्स होते हैं, ये 2 लाइन को क्रॉस करते हैं, और ये केमिकल शिफ्ट जो है 2 कपल्ड का प्रोटॉन्स की होते हैं। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो डायगोनल कॉन्टोर पी से और वर्टिकल लाइन से सीधा ड्रॉ करी जाती है, डायगोनल बनाए जाते हैं, और इसके बाद जो ये क्रॉस पीक है ये इंटरसेप्ट करते हैं। ठीक है, इस पर इंटरसेप्ट करते हैं। तो अब बात आती है, हमारा हो गया कॉसी, कौन सा वाला, होमो वाला। इसके बाद हेट्रोकॉसी पढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद आता है हेट्रो न्यूक्लियर कोरिलेटेड
स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए हेट्रोन्यूक्लियर कोरिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स टू से हेट्रोकोसी, क्योंकि ये हमारा कॉसी के अंदर ही आता है। बस डिफरेंस ये है कि हेट्रोकोसी में आप क्या पढ़ते हो, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का कोरिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड कार्बन। और ये जो है वन बॉन्ड को कपलिंग दिखाता है, हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन दिखाता है। कार्बन एनएमआर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्रेजेंट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट होता है और ये आपका वर्टिकल प्रेजेंट होता है। ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो हर किसी में। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, इसमें प्रोटॉन जो है वो डायरेक्ट कार्बन से जो अटैच होगा उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो रिलेशन होता है इनका क्रॉस पीक का, ठीक है। जैसे कि हमारा ये जो 90 डिग्री पर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिप्रेशन पीरियड होता है। T1 पे ये इवोल्यूशन करता है और 90 डिग्री के बाद फिर ये एक्वाजिशन होता है ना। तो यहाँ पर ये कॉसी कॉन्टोर के अंदर ही ये जो T2 पीरियड है, इसके अंदर हम बात करें तो देखो अभी जैसे हमने पढ़ा था क्या, हेट्रोन्यूक्लियर कोरिलेटेड पढ़ रहे हैं हम जो, ठीक है। तो उसी के अंदर थोड़ा सा हम इसको डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। जैसे डायग्राम मतलब जो ग्राफ सा बनता है इसका, जैसे कि इसके सिग्नल्स आए आपके, इस टाइप के सिग्नल्स आए इसके, ठीक है। कोई किसी के भी हम यहाँ पे लिया है, इसका इथाइल वाले का लिया है, इथाइल 2 ब्यूटिनोएट, इसके सिग्नल लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही वैसे बनाना नहीं होता पेपर में, तो बता रही हूँ बस। ताकि समझ में रहे। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो कार्बन वाले का है और ये वाला हाइड्रोजन का पार्ट है, ठीक है। समझ में आया ना, दो एक्सिस ले रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन का और वर्टिकल का, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का वर्टिकली एक्सिस है। फिर इस वाले के आपके कॉन्टोर्स नजर आएंगे, तो यहाँ पे कहीं नजर आए सपोज, फिर इस वाले के कॉन्टोर्स नजर आए यहाँ पे सपोज, और यहाँ पे इसका कुछ ऐसे। तो यहाँ पे ये जो है वो इस तरह से बनता चला जाता है, आगे आगे होता चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और बस ये है कि जो नंबर ऑफ कॉन्टोर स्पॉट्स होते हैं ये आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसी के भी हम देख सकते हैं, नंबर बताते रहते हैं। और दो क्रॉस पीक्स जो होते हैं वो सेम कार्बन की यूजफुल होती हैं डायस्टीरियोटॉपिक मिथाइलिन प्रोटॉन के लिए, ठीक है। छोटी मोटी बातें हैं जो इसके बारे में। इसके बाद इनएडिक्वेट की वाले बात करें, ये भी पेपर में बहुत आया है, 2D inadequate स्पेक्ट्रा। तो 2D inadequate स्पेक्ट्रा जो है ये आपका कार्बन कार्बन के बीच की कनेक्टिविटी दिखाता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच की कनेक्टिविटी दिखाता है डायरेक्ट, ये यूज़ किया जाता था। और ये कार्बन कार्बन कपलिंग को ही दिखा रहा है, कनेक्टिविटी को दिखाता है। और इस एक्सपेरिमेंट को हम काफ़ी अच्छे लेवल पर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये लीस्ट सेंसिटिव होता है, ये जो मेथड है ये थोड़ा लीस्ट सेंसिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये लीस्ट सेंसिटिव होने की वजह से इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी होती है 13C वाले को निकालने की, 13C वाले के लिए वो समथिंग 0.01% होती है। मतलब ये इसको ढंग से निकाल नहीं पाता, इसकी पोजीशन ना निकालने के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस कम है, 13C वाले को निकालने की चांसेस थोड़े कम होते हैं इस वाले टेक्निक के अंदर। तो इंटेंस सिग्नल होने की वजह से 13C जो है इसने अपने आप ही एलिमिनेट कर देता है किसी न किसी तरह से, और ज़्यादा डिले की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सिग्नल्स वगैरह निकालने के लिए, 1-2 घंटा रुकना पड़ता है। और जो कार्बन जो ये डबलेट शो करता स्पेक्ट्रम जो है, जो डबलेट जो दिखाता है वो दिखाता है गामा ए सॉरी alpha gamma, that is alpha beta gamma, and that is B, and any of the things that we can see here means to say कि डबलेट शो करता है,
डबलेट पेयर शो करता है पैरेलल लाइंस के अंदर जो कि कनेक्टेड होती हैं, ये वाले जो एक्सिस होते हैं, ठीक है। और इसका एक्सिस इसके साथ बना और इसका एक्सिस इसके साथ और इसके साथ, ठीक है, 2D स्पेक्ट्रम में। डबलेट पेयर जो होते हैं वो पैरेलल लाइंस में होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और बस इसमें और कुछ खास नहीं है। ये लोकेट करते हैं एक दूसरे की पोजीशन पर। और सबसे दिक्कत ये है कि ये लो सेंसिटिविटी है। हमेशा यही पूछा जाता है कि 2D इनएडिक्वेट क्यों है, क्योंकि ये लो सेंसिटिविटी है। इसके अंदर 1000 मिलीग्राम कंपाउंड्स होंगे, अगर 100 मिलीग्राम कंपाउंड्स होंगे अगर, ठीक है, तो उसमें भी उसको कम से कम 1-2 घंटे लगते हैं निकालने में। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ये मेथड, इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। और इस स्पेक्ट्रम में जो मतलब दिस स्पेक्ट्रम डजंट लुक लाइक कॉसी स्पेक्ट्रम, बिल्कुल भी नहीं है उसके जैसा, कि इसीलिए कॉसी को अलग स्टडी करा है। इसमें कोई सबसे बड़ा, इसमें कोई डायगोनल सिग्नल्स नहीं दिखते, डायगोनल सिग्नल्स नहीं होते इसके अंदर, जैसे हमने देखे थे ऐसे कि कॉन्ट्रोर्स के पेयर्स बना के हम ऐसे करते थे, तो ऐसा कुछ नहीं दिखता इसके अंदर। थोड़ा जिगजैग पैटर्न्स होते हैं, ओके, अगर जब निकल के आता भी है तो ये हो गया आपका 2D इनएडिक्वेट। तो हमने क्या क्या कवर अप कर लिया। तो हमने एडिक्वेट हो गया, कॉसी हो गया, हेट्रो हो गया, ये वाला होता है, और नॉइसी रहता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम एक बार नॉइसी को पढ़ लेते हैं, हेट्रो वाला इतना नहीं है हमारा इम्पोर्टेंट इसमें। कोरिलेशन का हेट्रो ही इनएडिक्वेट है ऑल अबाउट, मतलब इसी का ही हेट्रो है, कॉसी में आ गया ना, तो उसमें भी हम देख सकते हैं। इसमें ऐसे अलग से कुछ दे नहीं रखा इसका। चलिए अब नॉइसी को स्टडी करते हैं। तो नॉइसी, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द नॉइसी, सबसे पावरफुल टेक्निक है ये, सबसे पावरफुल टेक्निक, ठीक है। ये जो है वो स्पेस इंटरेक्शन दिखाता है। मतलब अगर सपोज कर जो है विद हाइड्रोजन जो है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, तो वो किसी, अगर वो हमारे कंपाउंड के अंदर, सपोज कोई कंपाउंड है उसके अंदर कहीं हाइड्रोजन इधर उधर भटकता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसको भी चेक कर लेगा ये नोसी, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है बात कि जो 2D नॉइसी है ये यूज़फुल है प्रोटॉन को क्लोजर स्पेस में भी दिखाना। मैंने बताया ना, क्लोजर स्पेस अगर उसके आसपास भी हाइड्रोजन है उसको भी दिखाने की हिम्मत रखता है नॉइसी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये केमिकल बॉन्ड से अटैच ना भी होगा, क्लोजली भी कनेक्टेड होगा ना, तो भी बता देना। तो वही इसका अगर हम इसका भी अगर हम बेसिक सीक्वेंस देखें इसका, कि बेसिकली क्या करता है। तो सपोज हाइड्रोजन को हमने प्रिपेयर किया, यहाँ पे उसके 90 डिग्री ने क्या दिया, पल्स दिया, ठीक है, कुछ पल्स दिया, फिर इसका इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के बाद फिर 90 डिग्री पर कुछ हुआ, तो वहाँ पर मिक्सिंग टाइम शुरू हो जाता है, ठीक है, टाइम शुरू हो जाता है, मिक्सिंग टाइम शुरू हो जाता है। मिक्सिंग टाइम के बाद यहाँ पे फिर वहाँ पे 90 डिग्री फिर मिलता है उसको, और फिर जो है एक्विजिशन शुरू होने लगता है, प्लस और माइनस दोनों में, ठीक है, रेसिविंग मिक्सचर के तौर पर हम बात कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक सीक्वेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के आगे कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नॉइसी जो होता है वो डायपोलर इंटरेक्शन के लिए यूज़फुल है, ठीक है, दैट इट इज़ यूज़फुल फॉर द डायपोलर इंटरेक्शन, ओके। और ये प्रोटॉन्स के इंटरेक्शन में भी काफ़ी यूज़फुल है। और नेक्स्ट थिंग, ये प्रोटॉन्स को हम कितने कितने लिमिट तक देख सकते हैं, ये भी है, इसकी लिमिट भी है कि कितने दूर तक के हाइड्रोजन को ये ऑब्जर्व कर सकता है। वो एट अबाउट 5 एंगस्ट्रॉम के अराउंड उसका डिस्टेंस होना चाहिए मॉलिक्यूल से। तो ये भी बोल रखा है कि इसका स्पेस जो है, थ्रू स्पेस इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स should be greater than 5 smaller than 5 angstrom, that is smaller than 9, okay। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम इसे अमीनो एसिड्स को भी स्टडी करते हैं। यहाँ पर अमीनो एसिड्स के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसमें हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है।
उसके लिए भी स्टडी करते हैं ये। और सबसे और चीज़, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को भी हम इसमें केमिकल एक्सचेंज को भी डिटेक्शन करते हैं कि कोई भी इस टेक्निक को हम छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं या कोई उसके अंदर कोई बदलाव आ रहे हैं उसको भी स्टडी किया जाता है, या फिर इसके जो केमिकल एक्सचेंज होते हैं उसमें भी हम इसको स्टडी करते हैं, नॉसी को। और ये वेरी सेंसिटिव टू डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए सेंसिटिव है। और इसको हम इंटरेक्शन, प्रोटॉन्स का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। नेक्स्ट, सॉल्यूशन, किसी मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन की भी कॉन्फर्मेशन को भी डिटरमाइन कर सकता है ये। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, मॉलिक्यूल का अगर कोई सॉल्यूशन है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है ये। और ये इसके अंदर भी हमारे डायगनल्स वगैरह नज़र आते हैं, डायगनल्स और क्रॉस पीक्स भी नज़र आते हैं। ओके, और ये डायगनल पीक्स होते हैं वो 1D NMR में, और इंडिकेट करता है कि वो कितने डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोटीन के बीच में इफेक्ट शो करता है। और बस दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा अब तक की सारे टेक्निक्स। इसके बाद कुछ एडिटिंग टेक्निक्स होती हैं, उसको हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे।